यस सर। हाँ जी सर, हो रही है। इंटरनेशनल लॉ में यूएन लिया है, यूएन एक पार्ट की तरह लिया है। इंटरनेशनल लॉ में और भी चीजें हैं जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँ। अब यूनाइटेड नेशन से हिस्ट्री से लेके और क्या क्या उसकी एजेंसीज है, क्या क्या उसके फंड्स प्रोग्राम्स है। फादर कौन है इंटरनेशनल लॉ का, ये क्वेश्चन पीयू में भी आया है और पीयू में 3-4 बार पूछा इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और डीयू में आई थिंक ये वाला क्वेश्चन एक बार ही रिपीट हुआ था। तो इंटरनेशनल लॉ का फादर कौन है? तो इसका आंसर है ग्रुटियस फ्लेट। ये इसका आंसर है कि इंटरनेशनल लॉ का फादर कौन है। ये क्वेश्चन आया है 3-4 बार, ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये आया है। ठीक है, अब सिंपल सी मैं बात करूं तो इंटरनेशनल क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ नेशन। ठीक है, अब मैं बात करूं सिंपल, ये तो एकदम लिखा हुआ है, मैं इसको सिंपल बात समझाऊं। देखो, इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा है, एक ऐसा लॉ है जो दो रिलेशन है, मान लो इंडिया और चाइना के रिलेशन है, तो उसके ऊपर कौन सा लॉ? इंटरनेशनल लॉ भी धीरे धीरे आया, कस्टम्स के थ्रू आया। कस्टम्स क्या होता है कि आपने कुछ चीज, आज से आपने कोई ट्रेड स्टार्ट किया, उसका आपने तरीका बनाया और वो तरीका आपका चलता गया सालों तक विदाउट किसी इंटरप्शन, विदाउट किसी ब्रेक के। तो ऐसे ही जो कस्टम बने हमारे आज तक, जो बिजनेस जो जो एक दूसरे से कंट्री ने आके ट्रेड किया, एक दूसरे के साथ सीखा कि कैसे कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, तो एक कस्टम बन गया। तो कस्टम उसको कहते हैं कि जो आपका कंटिन्यूटी में आके बना। तो आपस में जब इंटरनेशनल लॉ, जब एक्सपेंडिचर वो एक्सचेंज होने लगी चीजें, तो ऐसे एक लॉ भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होने लगा। तो इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली किसी को ऐसे डील नहीं कि पहले से कोई कस्टम चल रहा उसको बंद करके न्यू लॉज लाया, नहीं। इंटरनेशनल लॉ बना ही कस्टम से, उसके साथ और भी चीजें ऐड हुई। ठीक है, इतनी बात ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, अब मैं कह रहा था ट्रीटी। देखो ट्रीटीज क्या है, हम आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम आपस में तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जब 2 कंट्री, 3 कंट्री, एक या ग्रुप्स ऑफ कंट्री जब एक आपस में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको ट्रीटी बोलते हैं। कि जैसे कि आप ट्रीटी होता है रिटन डॉक्यूमेंट, कि उसमें क्या क्या है। इंडिया अगर इस ट्रीटी में साइन कर दे तो इंडिया को अपनी कंट्री में इतना एक्सपोर्ट लेना पड़ेगा बाकी कंट्री से। ये ट्रीटी एक डॉक्यूमेंट है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर इंडिया अपनी कंसेंट देगा, वो ट्रीटी हो गई। 2 कंट्री के साथ भी हो सकता है, 3 कंट्री के साथ भी हो सकता है। अब आता हूँ मैं सीधा सीधा यूनाइटेड नेशंस पे। ठीक है, वो चीजें मैं ऊपर वाली चीजें वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ वो थोड़ा सा मैंने अलग रख दिया है, इसको दूसरे पार्ट में और इस वाले को एक पार्ट। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ जब था, एक टाइम ऐसा आया। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हिस्ट्री में जाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया 1914 से 1918। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो अब जब वर्ल्ड वॉर होता है तो एक कंट्री, जिस कंट्री के आपस में वॉर चल रही है, उन दोनों के साथ साथ बाकी कंट्रीज भी अफेक्ट करती है, ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है, सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसको टैकल करने के लिए, एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया 1920। ठीक है, अब इसको बनाया गया था कि वर्ल्ड में पीस आए, दोबारा ऐसी कोई लड़ाई ना हो, ऐसा कोई आर्बिट्रेटर हो बीच में, जो जब कि 2 कंट्री के आपस में अगर वॉर हो रही है तो उनके बीच में आर्बिट्रेट किया जाए, उन दोनों को समझाया जाए कि नहीं इससे वर्ल्ड का है, ताकि कोई भी एनिमी कंट्री ऐसा कुछ ना हो कि आपस में कुछ ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए जिससे बाकी कंट्रीज अफेक्ट हो। तो लेकिन क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन फेल होने के कुछ रीजन, लीग ऑफ नेशन के फेल होने के कुछ रीजन थे। जैसे कि इसमें था कि जो कुछ पावर्स थी, जो कुछ कंट्रीज थी, वो सिर्फ डोमिनेट पावर यूज कर रही थी और वो अपनी तरीके से लीग ऑफ नेशन को चला रही थी। तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि लीग ऑफ नेशन था, होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। लीग ऑफ नेशन था, लेकिन लीग ऑफ नेशन का जो एम था कि वर्ल्ड वॉर ना हो, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव सारा डिमोलिश हो गया। उसकी वजह से उसका जो एम एंड ऑब्जेक्टिव वो अपना अचीव नहीं कर पाई, तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। ठीक है, अब लीग ऑफ नेशन, ऐसे अभी तक ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा नहीं कि लीग ऑफ नेशन किस ट्रीटी से आया था, किस ट्रीटी से प्रमोट हुआ था।
ये वाली सारी चीजें, वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, मैंने इसमें मेंटेन किया। लीग ऑफ नेशन के अंदर जो ट्रीटी आई थी वो प्रमोट किसके लिए आई थी? पीस और सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए आई थी। इसके बाद वाला जो पॉइंट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा है, क्योंकि इसका स्टैब्लिशमेंट और इसका यूनियन यूनाइटेड नेशन में एडिंग की डेट दोनों थोड़ी डिफरेंट है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया था 1990 में, मतलब जिस ट्रीटी के साथ यूनाइटेड लीग ऑफ नेशन आया था उसी ट्रीटी के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ट्रिपलेट वो होता है, मतलब कि जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 चीजों से एक साथ डायरेक्टली डील कर सकता है। इस वर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, जो आपका ये है ट्रिपार्टिलेट करके जो वर्ड है इसके ऊपर ध्यान दो। ये वाला दिख गया सबको जूमिंग करके? ये 2020 का क्वेश्चन था। हेलो, यस सर। हाँ ये दिख रहा है ना, मतलब ये 20 ये वाला जो वर्ड है दिख गया? हाँ दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन था, मैं बताऊं ये वाला जो 2020 में इसका क्वेश्चन था। तो एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रिपार्टिलेट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ऐसी यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 चीजों के साथ डील करती है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। इसको ऐसे समझो कि ट्री करके, मतलब ट्री का मतलब इसमें 3 है और ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा क्वेश्चन शायद रिपीट हो ना, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन आ जाता है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कब था? तो 1919 था, लेकिन यूनाइटेड नेशन में कब ऐड हुआ उसकी डेट अलग है। उसकी डेट अगर मैं तुम्हें बताऊं देख के, तो आई थिंक 1946 है जब ये ऐड हुआ यूनाइटेड नेशन में। हाँ, 1946 में ये यूनाइटेड नेशन में ऐड हुआ। देखिए 1945 में यूनाइटेड नेशन बन गया था। ठीक है, अब कैसे बना, क्या क्या बैकग्राउंड थे? मैं चल रहा था लीग ऑफ नेशन पे कि लीग ऑफ नेशन कैसे फेल्ड हो गया, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। ठीक है, 1941 देखो, अब ये वाला तो एक चीज दिख रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये देखो डेट देखो ध्यान से, ये वाली 1939 1945 ये चीज दिख गई तुम्हें? अब मैं बताऊं तो देखो 1940 अब दोबारा वर्ल्ड वॉर हो गया। तो अब दोबारा वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसको टैकल करने के लिए एक दोबारा ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग करी गई, मतलब स्टार्ट कर दिया गया कि लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया था, तो दूसरी एक स्टार्टिंग करी गई कि जिसके अंदर एक सेंट जेम्स प्लेस डेक्लेरेशन आया। ये डेक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखो 1941 में यहाँ पर एक डेक्लेरेशन आया, जेम्स पैलेस डेक्लेरेशन हुआ जो साइन हुआ लंदन में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अब ये साइन का हुआ, ये लंदन में साइन हुआ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब इस डेक्लेरेशन में इन लोगों ने क्या एक्सप्रेस करा, अपना डिजायर एक्सप्रेस किया बाकी कंट्रीज में। ये तुम्हें नहीं देखना कि कौन कौन सी कंट्रीज थी, कौन कौन पार्ट थे, ये आप लोगों को नहीं देखना। जितना इसमें लिखा हुआ सिर्फ इतना देख लो, ये क्वेश्चन नहीं पूछता क्योंकि क्या डेक्लेरेशन पूछ सकता है, कहाँ साइन हुआ, क्या नेम था, इसका डेट थोड़ा सा याद रख लो। ठीक है, अब कंट्रीज ने क्या करा कि सोचा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा कि बार बार कोई भी कंट्री किसी पे अटैक कर देगी, तो हम लोग एक डेक्लेरेशन लाते हैं। अब क्या हुआ, उस डिक्लेरेशन के 10 दिन बाद ही हिटलर ने अटैक कर दिया रशिया को। इनका एम था कि कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक न करे। उस डिक्लेरेशन के 10 दिन बाद ही हिटलर ने अटैक कर दिया। अब फिर 2 महीने बाद में एक अटलांटिक चार्टर आया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चार्टर, ये लंदन डिक्लेरेशन था। अब इससे पूछ सकता है कि लंदन डिक्लेरेशन क्या था, अटलांटिक चार्टर था, उससे तुम्हें जैसे वर्ड रिलेट कर लेना। ठीक है, अब लंदन डिक्लेरेशन था कि जिसे एक मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग हुई जिसके अंदर यूएस के प्रेसिडेंट थे एफडी रूजवेल्ट और प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, जिन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग एक यूनाइटेड नेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी स्टार्टिंग थी यूनाइटेड नेशन की, पहले से चल रही थी कि एक ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन पिक्चर में नहीं आया लीग ऑफ नेशन के बाद। ठीक है, तो एफडी रूजवेल्ट ने सजेस्ट करा था
यूनाइटेड नेशन का नेम, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो ये अटलांटिक चार्टर था ना, ये एक टाइप का ना कोई ट्रीटी नहीं था। देखो, ये कोई ट्रीटी नहीं था, ये सिर्फ एक फॉर्मल एक्सप्रेशन था कि कैसे हो सकता है आपस में हम लोग कैसे पीस को मेंटेन रख सकते हैं, और कैसे हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। एक टाइप की छोटी सी मीटिंग थी, जैसे कि हम लोग मीटिंग करते हैं कि हाँ ये हम चीज कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ था। अब यूनाइटेड नेशन, इसके बाद आता है 1942। ठीक है, 1941, 1942 यूनाइटेड नेशन डेक्लेरेशन। इस डेक्लेरेशन में 26 कंट्री ने साइन किया था। ठीक है, इस कंट्री में जो मेन कंट्री थी, यूएस थी, यूके थी और अदर कंट्रीज थी। ठीक है, अब ठीक है, ये सिर्फ तुम इतना ही पढ़ना, यूनाइटेड डिक्लेरेशन कितनी कंट्रीज ने साइन किया, कब आया, ये सिर्फ इतना याद करना। मॉस्को डिक्लेरेशन, मॉस्को डिक्लेरेशन ये था कि इसके अंदर एक लीग ऑफ नेशन करने के लिए फाउंडेशन मिल गया था इन लोगों को। अभी तक सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ऐसी हिस्ट्री है कि लोगों का डिसाइड चल रहा था कि सबसे पहले आपका क्या आया, सबसे पहले आप मुझे बताओ कैसे लीग ऑफ नेशन था, फिर आपका जेम्स पैलेस डेक्लेरेशन आ गया, उसमें इन लोगों ने डिजायर किया। एटलांटिक चार्टर आया जो एक सिर्फ की इनफॉर्मल मीटिंग थी, इसमें रूज एफडी रूजवेल्ट ने सजेस्ट किया यूनाइटेड नेशन का नेम। फिर आपका यूनाइटेड नेशन डेक्लेरेशन आ गया, इसमें 26 कंट्री ने साइन किया। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन जो डेक्लेरेशन था, यूनाइटेड नेशन डेक्लेरेशन जो साइन किया 26 कंट्री ने, अब ये ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन का जो इसकी शुरुआत बोली गई है वो इसी को बोला गया है कि 1942 से एकदम ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन 1943 में मॉस्को में जो मॉस्को डिक्लेरेशन है, इस फाउंडेशन को कहते हैं कि ये एक टाइप का डिक्लेरेशन बन गया था जिसमें एक न्यू एक लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करने के लिए बॉडी बन गई। तो इसके अंदर यूके था, चाइना था, ये सिर्फ तुम पढ़ते। तेहरान कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ दम। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद वाली डिक्लेरेशन है, ये कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, 1944, अभी भी 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उसके साथ साथ बाकी कंट्रीज ट्राई कर रही है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो आर्बिट्रेट करे, जो कंट्रीज के बीच में अगर कोई भी वॉर कर दी थे तो उसके ऊपर हमारे को डिस्प्यूट सॉल्वर चाहिए, तो उसके लिए सारे सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे थे। 1944 डॉम बटन ऑफ कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर क्या हुआ, ब्लूप्रिंट बना ऑफ यूनाइटेड नेशन। ब्लूप्रिंट मतलब समझ क्यों, कोई मुझे ब्लूप्रिंट का मतलब बता दो। एक प्लान, मतलब फ्यूचर आउटलाइन प्लान। हाँ, ब्लूप्रिंट हो गया कि जैसे ये मेरा पीडीएफ है, ये ब्लूप्रिंट है कि तुम लोग इसमें से देख के समझ सकते हो ये चीजें मैंने लिखी है। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक ब्लूप्रिंट आ गया था। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुई थी, वॉशिंगटन में हुई थी। ठीक है, अब इस जो कॉन्फ्रेंस में था प्रिंसिपल ऑर्गन डिस्कस करे गए थे। प्रिंसिपल ऑर्गन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा थोड़ी आगे। ठीक है, 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस थी कि जो ब्लूप्रिंट है ना ऊपर वाला कि क्या क्या होगा, कौन कौन सी बॉडीज होगी, कौन कौन सी कंट्री पार्ट कैसे बनेगी, कैसे कैसे आर्टिकल होगा, कैसे कैसे चार्टर्ड होगा, वो चीज याल्टा वाली में डाली गई थी। और ये सिर्फ ऑफिशियल शेप में दे दिया था, मतलब कि पहले एक मीटिंग हुई कि ये ब्लूप्रिंट है, नेक्स्ट में लगा दिया हाँ ये सारी चीजें करेक्ट है। अब 1945 सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 25 जून 1945 यूनाइटेड चार्टर को अडॉप्टेड कर लिया था। मतलब जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया पिछली मीटिंग्स में, अब उसको अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। अब उसको अडॉप्ट कैसे करा, इसके लिए एक वोटिंग हुआ और जो वोटिंग में पास हो गया। वोटिंग का आप इसके ऊपर समझ सकते हो, मेजोरिटी ने इसका कि अडॉप्ट करने के लिए इसके लिए कंसेंट दिया। अब ये नहीं देखना किस किस कंट्री ने दिया है, किसने दिया है, किसने नहीं दिया था, नहीं ये नहीं चाहिए हमें। अब 51 कंट्रीज ने साइन की थी ये फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर कौन से है यूनाइटेड नेशन के। पहले यूनाइटेड नेशन की प्लानिंग हो गई कि कैसे कैसे प्लान रहेंगे, बट वो कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका ब्लूप्रिंट आ गया, याल्टा में उसको हमने फाइनल शेप दे दिया, सैन फ्रांसिस्को पे हमने उसके ऊपर साइन कर दिया कि हाँ हम ये सारी चीजें को एक्सेप्ट करते हैं, मैं इंडिया इस कंट्री की यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनना चाहता हूँ, मैंने अपना कंसेंट।
सबसे इसमें 51 कंट्री ने साइन किया इंक्लूडिंग इंडिया। सबसे लास्ट में पोलैंड ने साइन किया, मतलब कि पोलैंड ने इसको साइन किया थोड़ा टाइम लेके। मतलब जब कंट्रीज ने साइन कर दिया तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसी कौन सी फाउंडिंग मेंबर और कंट्री थी यूएन की जिसने थोड़ा सा टाइम लेके साइन किया, तो वो पोलैंड थी, क्योंकि 51st जो कंट्री है वो पोलैंड है। ठीक है, अब ये आपने अपना अडॉप्टेड कर लिया, जैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, लेकिन उसको फोर्थ में अलग दे लाए, इस चीज को ऐसे रिलेट कर सकते हो तुम। तो ये फोर्थ में कब आया? 24 अक्टूबर 1945, और इसको हम यूएन डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। नंबर टोटल मेंबर्स ऑफ यूएन। अब करंट, अब आवाज आ रही है मेरी? ठीक है सब कुछ? यस सर। हाँ, अब मैं सिंपली बात बताऊं, ये हाँ बंद कर लो भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी काफी बार आया कि टोटल मेंबर्स ऑफ यूएन, हमेशा बहुत बार आया मैंने देखा है। तो 193 कंट्रीज है। लास्ट जो मेंबर ऐड हुआ है वो हुआ है साउथ सुडान इन 2011। ठीक है, ये कंट्रीज तो देखो फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 51। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193। लास्ट कंट्री कौन सी ऐड हुई है? साउथ सुडान। ठीक है, लास्ट फाउंडिंग मेंबर ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने थोड़ा लेट साइन किया? कौन सी थी वो? पोलैंड। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, मैनहट्टन आइलैंड पे है। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन आइलैंड पे। ठीक है, अब इसकी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट और डिजाइन किसने दिया? ये क्वेश्चन पूछ ले, मतलब आर्किटेक्ट का जो मतलब यूएन की जो बिल्डिंग है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि नेम ज्यादा पूछ लेता है यहाँ पर। तो ये पूछ ले कि आर्किटेक्ट डिजाइन किसने दिया है, तो वेलेस हैरिसन ने दिया। इसका सिंपल एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मैंने डीओएलबी में देख रहा हूँ 16 से 20 मार्क का आने लगे आप, तो कोई बहुत एक बड़ी वैल्यू रख लेता है। तो यूनाइटेड नेशन में मैंने देखा कि देखो यूनाइटेड नेशन में थोड़ी चीजें याद करने वाली ज्यादा हो जाती है, तो तुम लोगों को एक छोटा सा हिस्ट्री व्यू मिल जाए और एक शॉर्ट में चीजें मिल जाए, तो मैंने जो इसके लिए मैंने पीडीएफ बनाए। ठीक है, अब ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन यूएन। देखो इसको एक फ्रेश का पढ़ो। फ्रेश का एक पीने वाली आती है ना, फ्रेश का मतलब एफ मतलब फ्रांस, आर मतलब रशिया, ई मतलब इंग्लिश, एफ मतलब स्पेनिश, सी मतलब चाइनीज, ए मतलब अरेबिक। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो यूज होती है यूएन में। ठीक है, यूज होती है मतलब ये एक्सेप्टेड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब जो यूएन की जो कंट्री है, मतलब जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन जो इसकी वर्किंग लैंग्वेज है सिर्फ दो है, मतलब कि काम किसमें होगा यूनाइटेड नेशन में, एक वो है इंग्लिश और सेकंड है फ्रांस। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट में लिखा है ए, अरेबिक। अब अरेबिक ऐड हुआ यूनाइटेड नेशन में एज ए लैंग्वेज लास्ट में, अरेबिक लैंग्वेज लास्ट में ऐड हुई 1973 में बाय। ठीक है, अब देखो अरेबिक लैंग्वेज ऐड हुई थी लास्ट में। अब मैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल समझाऊंगा तब समझ आएगा कि ये अलग अलग डेट को क्यों ऐड हुई। देखो क्योंकि जो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसोक, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस, ये सारी चीजें एक यूएन के मेन ऑर्गन्स है, और ये अलग अलग आप इसको बोल सकते हो जैसे कि पार्ट है। तो जो इसकी जनरल असेंबली थी ना, उसमें तो अरेबिक को इन्होंने मतलब ऐड कर लिया था 1973 में, और सिक्योरिटी काउंसिल में किया 1982 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन जाता है विच लैंग्वेज एडेड इन लास्ट, तो वो है अरेबिक। ठीक है, अब यूएन का फ्लैग, अब मैं यूएन का फ्लैग अगर तुम लोगों ने किसी ने देखा हो, मैं इसमें फोटो ऐड करना भूल गया यूएन के फ्लैग की। तो यूएन का फ्लैग अडॉप्टेड कब हुआ? तो 20 अक्टूबर 1947 को इसको अडॉप्ट किया। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल यूएन के फ्लैग से टू क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूएन का फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, यूएन के फ्लैग में क्या क्या फीचर्स है। तो ब्लू बैकग्राउंड है, एक ऑलिव ऑयल ब्रांचेज इसकी है, और वर्ल्ड मैप मिडल में है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन के फ्लैग के क्या फीचर्स है, मतलब कुछ भी आ जाता है यूनाइटेड नेशन का फ्लैग ऐसे करके कि अडॉप्ट कब हुआ, अडॉप्टेड कब किया इसको, तो अक्टूबर 20 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया था। और इसके फ्लैग के अंदर क्या है? ऑलिव ऑयल ब्रांचेस है, वर्ल्ड मैप है मिडिल में, और पीछे ब्लू बैकग्राउंड है। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। हिस्ट्री थी, कौन सी लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है। अच्छा इसमें से कुछ, अच्छा
अब मैं एक छोटा सा बात करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन बन गया। अब यूनाइटेड नेशन ने अपने एक एक ऑर्गन्स थे इसके पार्ट, जो एक 6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, और कुछ है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और कुछ है इसके फंड, और कुछ कॉन्फ्रेंस करके, मतलब अलग पार्ट में यूनाइटेड नेशन के जो पार्ट है उसको धीरे धीरे डिवाइड करके यूनाइटेड नेशन के अंदर एक तो इसका ऑर्गन है जो, ठीक है, जो 6 है। इसमें से एक एक को आप कह सकते हो कि वो वर्किंग नहीं है इस टाइम पे, और स्पेशलाइज एजेंसीज है, और एक कॉन्फ्रेंस है, और फंड्स है। ये 3 पार्ट में इसको आप डिवाइड करें, ठीक है। अब इसके अंदर यूनाइटेड नेशन की एक्टिविटीज क्या थी? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। हाँ, ह्यूमन राइट्स वाला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखना इस बारी। रेफ्यूजीज वाला देखना, हाँ, क्योंकि देखो मैं रेफ्यूजीज वाला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इंडिया का सीए वाला एक्ट है उसके अंदर रेफ्यूजीज वाला भी थोड़ा सा रिलेटेड है। रेफ्यूजीज को इसलिए पढ़ना थोड़ा सा, मतलब ये क्वेश्चन बनेगा, मैं बताऊंगा कैसे आ सकता है थोड़ा। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर की कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ये सारे इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ के और यूएन के थोड़े से वो थी फीचर्स है। हाँ ठीक है। अब इसके मेन ऑर्गन क्या क्या है देखो, जनरल असेंबली। अब ठीक है, जनरल असेंबली को मैं रिलेट करता हूँ हमारे पार्लियामेंट। जनरल असेंबली को अब धीरे धीरे पार्लियामेंट से रिलेट करने लग जाना, ठीक है। तो इसे मेन ऑर्गन बन लेते हैं। मेन ऑर्गन है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन सेक्रेटरीट, ठीक है। अब ये वाले वर्ड्स मैं बताऊं तो तुम लोग वैसे ही मैच कर लो। देखो, जनरल असेंबली को तुम पार्लियामेंट की तरह समझ सकते हो। सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को तुम हमारा हमारा वो नीति आयोग की तरह समझ सकते हो थोड़ा इसको। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तुम हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरह थोड़ा, मतलब रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, सबको पूरा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं ये बात करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स थे वो कब फाउंड हुए। यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन जब यूनाइटेड नेशन बना तभी वो लोग सारे तभी की तभी उसको फाउंड हो गए थे, फाउंडेड हो गए थे 1945 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई कंट्री कैसे ऐड होगी, कई मान लो जैसे कि यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज है, लास्ट में साउथ सुडान ऐड हुआ है, ठीक है। अब मान लो कोई कंट्री न्यू कंट्री है जो ऐड होना चाहती है यूनाइटेड नेशन में, तो उसके कुछ पैरामीटर्स इन्होंने रखे हैं जो 2 टाइप से, एक आर्टिकल 3 में और एक आर्टिकल 4 में। उसका जो आर्टिकल, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला आर्टिकल नहीं है, ये यूएन चार्टर वाला आर्टिकल है। तो यूएन चार्टर में जो आर्टिकल 3 है वो बात करता है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स है, और जो आर्टिकल 4 बात करता है कि एक तो देखो एक स्टेट होना चाहिए, मतलब एक कंट्री होनी चाहिए, ठीक है, एक स्टेट होना चाहिए। अब स्टेट वर्ड भी थोड़ा सा डिफाइनिंग है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं अभी, ठीक है। मस्ट बी पीस लविंग कंट्री होनी चाहिए, और मतलब कि वो चार्टर की ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करे, कि जैसे कि चार्टर मतलब कि जो ट्रीटी होगी, मतलब यूनाइटेड नेशन में कोई कंट्री ऐड होगी तो कॉमन सी बात है ट्रीटी ऐड हो, साइन करनी पड़ेगी, तो उसकी ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट करे। और हाँ, ऑब्लिगेशन को एक्सेप्ट तो कर रहा है, मतलब मान लो ट्रीटी में एक क्लॉज है कि आपको हर महीने 20 करोड़ रुपए यूनाइटेड नेशन को दे, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और वो कंट्री 20 करोड़ रुपए ना दे पाए तो ऑब्लिगेशन को नहीं पूरा कर पाएगी, ठीक है। अब इसमें बात, हाँ ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब कोई कंट्री है, मान लो कोई एग्जिस्टिंग कंट्री है 193 में, तो उसको कैसे निकालना है, किसको सस्पेंड करना है, तो आर्टिकल 5। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, आ भी सकता है, तो ये सुन सकते हो कि आर्टिकल 3 जो फाउंडिंग मेंबर की बात करता है, आर्टिकल 4 जो करता है कि कुछ कुछ पैरामीटर्स है, आर्टिकल 5 कहता है कि चलो ऐड कर लिया तो निकालना कैसे, ठीक है। अब ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। जनरल असेंबली, हाँ अब मैं आ गया जनरल असेंबली। मैं जनरल असेंबली की जो बात कर रहा था तो ध्यान से समझना, मैं अपने पार्लियामेंट की तरह, पार्लियामेंट में, ठीक है। ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑर्गन में क्या आ गया इसका, जनरल असेंबली हो गया। पहला है जनरल असेंबली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल असेंबली को तुम ऐसे रिलेट करो जैसे हमारा पार्लियामेंट है। हमारा पार्लियामेंट क्या है, मैं एक एमपी हूँ, मैं यहाँ से जीत के गया हूँ। इसको ऐसे करो कि मैं एक कंट्री हूँ जिसके अंदर मुझे यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप मिल गई है, तो मैं उसका एक पार्ट बन गया, मैं उसकी एक जनरल असेंबली अटेंड करूंगा। अब जनरल असेंबली अटेंड करूंगा वो मैं कब करूंगा, साल में एक बारी हमारी जनरल असेंबली होगी इन दी मंथ ऑफ सितंबर। अब इन दी मंथ ऑफ सितंबर होगी तो उसके ऊपर कोई डिस्कस तो होगा, कोई डिस्कशन होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो उसके ऊपर डिबेट होगा।
आइडियाज होंगे। जनरल असेंबली का मेन रहेगा कि किसी कंट्री को ऐड करना है, या कोई मान लो कोई सेंसिटिव टॉपिक आ गया जिसका, जैसे एक तुमने एक मूवी देखी थी, अमिताभ बच्चन होता है वो जनरल असेंबली, वो जनरल असेंबली नहीं होती है, वो सिक्योरिटी काउंसिल होगा। तो ऐसे कोई मूवी है, एक मैं मूवी का नाम बताऊंगा, तो उसको ऐसे रिलेट करके देखना। तो उसमें डिस्कस करते हैं वो लोग पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने हमारे एरिया पे इतनी ये यहाँ पर कैंप लगा के बैठे हैं, तो डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है। तो बात ये है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जनरल असेंबली अपनी डिबेट करेगी, किसी कंट्री को निकालना है, किसी कंट्री को ऐड करना है, कोई नया रेगुलेशन लाना है, ठीक है, उसके ऊपर सारे डिस्कशन होंगे। अब ये जो ये कंट्री है, जो ये कंट्रीज है, जो भी इसके रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है इसके रिप्रेजेंटेटिव इन दी मंथ ऑफ एक बारी जरूर ऐड होंगे, जो उनकी एक जनरल असेंबली होगी साथ में, जिसमें डिबेट वगैरह करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो ग्रीन वाली है, सिक्योरिटी एडमिशन ऑफ मेंबर एंड बजटरी मैटर रिक्वायर्स अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सिक्योरिटी एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर और बजटरी मैटर रिक्वायर्स अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल मेंबर्स, जनरल मेजोरिटी। ठीक है, अब देखो, आप इसको कैलकुलेट मत करना, सिंपल चीज समझ लो। मान लो किसी कंट्री को ऐड करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, किसी कंट्री को निकालना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। किसी कंट्री को सस्पेंड करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, अब मान लो किसी कंट्री को निकालना है, या किसी कंट्री को ठीक है, अब यहाँ तो मान लो किसी कंट्री को निकालना है तो 2/3 चाहिए। अब लेकिन मान लो कोई अदर क्वेश्चन है तो उसके लिए आप सिंपल वो ले सकते हो, सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया कि किसी कंट्री को ऐड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए 2/3 चाहिए। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इलेक्टेड ईच ईयर बाय, हाँ ठीक है, अब जो जनरल असेंबली है इसका एक प्रेसिडेंट भी होगा। ठीक है, जनरल असेंबली का एक जो प्रेसिडेंट होगा वो 1 साल के टर्म के लिए ऐड होगा। इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट ऐड होता है वो कितने के टाइम के लिए होता है, वो 5 साल के लिए होता है, और उसको वो जितनी मर्जी बारी आप उसको बना सकते हो दोबारा प्रेसिडेंट। ठीक, तो जो इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो 1 साल के लिए रहेगा। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होगा वो कितने साल के लिए होगा उसका टर्म। ठीक है, अब करंट प्रेसिडेंट कौन है जनरल असेंबली का? ठीक है, जिसका करंट प्रेसिडेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वॉल्कन बॉस्कीर करके है जो इसका करंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब ये 75th सेशन के जनरल असेंबली के वो है प्रेसिडेंट। तो अब एक बारी तुम लोग ये जरूर चेक करना खुद कि 76 जो होगा उसका प्रेसिडेंट का नेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ये जरूर चेक करना। ठीक है, 1 साल के लिए टर्म के लिए ऐड हो गया, ये हम लोग पढ़, ठीक है। ठीक है, अब कोई मैटर आया कि किसी कंपनी, मान लो एक यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया कि इंडिया को बाहर निकालना है। ठीक है, अब उसमें से 193 कंट्री में से 100 कंट्रीज ने बोल दिया कि हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इस रेजोल्यूशन में। तो कोई वो नियम के ऊपर बाइंडिंग कि ये इस डिसीजन में बैठना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तुम्हें निकालना है, तुम अपना वोट करो, नहीं, बाइंडिंग नहीं है, ये वाली चीज बाइंडिंग है, इसको निकल। लेकिन सिर्फ एक चीज बाइंडिंग रहेगी जो है बजट से रिलेटेड, बजटरी एंड प्रोसीजरल मैटर बाइंडिंग रहेगी कि कोई बजट है यूनाइटेड नेशन का या कुछ बजट से रिलेटेड है और प्रोसीजर से रिलेटेड है, उसमें आपको बाइंडिंग है, आपको उसके अंदर अपना वोट भी करना है, उसको आपको अटेंड भी करना है। ठीक है, तो ठीक है, अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक वर्ड यूज किया गया जो है पुलिसमैन ऑफ दी वर्ल्ड। इंटरपोल से अलग है, उससे रिलेट मत करना कि इंटरपोल वाली बात कर रहा हूँ मैं, उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा, इंटरपोल इज डिफरेंट। इसके लिए लेकिन एक वर्ड यूज किया गया है सिक्योरिटी काउंसिल का, पुलिसमैन ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल सी बात। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। चाइना हम परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है, रशिया परमानेंट मेंबर है, यूनाइटेड किंगडम और यूएस ये परमानेंट मेंबर है। अब नॉन परमानेंट मेंबर कैसे होते हैं?
नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10। और जो 10 मेंबर है ना कि कौन से ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के, इसका रेजोल्यूशन चलता है जनरल असेंबली में। तो अभी मुझसे पूछा था ना क्वेश्चन कि जनरल असेंबली में क्या क्या होता है, तो जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन भी हो सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन से नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे। अब इंडिया ना इतने सालों से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ट्राई कर रहा है कि इसका परमानेंट बन जाए मेंबर, लेकिन एक ऐसी वजह है कि किसकी वजह से वो बन नहीं पा रहा। उसका आंसर मैं तुमसे लूंगा, ठीक है, तुम ही दोगे, अभी ध्यान से चलना, ठीक है। अब देखो जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, ये बेसिकली वो वाले परमानेंट मेंबर है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वगैरह जीता था। बेसिकली यही है, जैसे फ्रांस वगैरह है, ये लोग हैं, इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर वगैरह जीता था। तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो ज्यादातर वही कंट्रीज थी जिसकी परमानेंट मेंबर है। अब परमानेंट ना फ्रांस एडिट हुआ यूके के कहने पर, ठीक है, मैंने इसको सेम एग्जैक्टली ऐसे लिख दिया, यूके के कहने पर हुआ था। अब देखो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो कहाँ से इलेक्ट होंगे, जनरल असेंबली। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर कि जनरल असेंबली में क्या क्या होता है। तो जनरल असेंबली को लिंक भी करना है कि जनरल असेंबली एक बहुत बड़ी असेंबली है जिसमें सारी, लेकिन जनरल असेंबली से भी ज्यादा कहीं पावर सिक्योरिटी काउंसिल है के पास है। तुम जैसे धीरे धीरे मैं उसको समझाऊंगा तुम्हें भी लगेगा कि हाँ सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये बड़ी पावर। अच्छा ठीक है, अब मान लो किसी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बनना है, इसका आपका सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। अब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है तो आपका जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन होगा। अब आपस में वोटिंग होगा। मान लो 20 कंट्री है, 20 कंट्री में से इस कंट्री को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, और मान लो कि 20 कंट्री है उसमें से 10 ही सेलेक्ट होनी है, तो 20 कंट्री में से 10 ही सेलेक्ट होनी है। तो आपने क्या करना है, सिंपली जिस कंट्री को 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब जनरल असेंबली में देखो, एक जनरल असेंबली का भी प्रेसिडेंट होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जनरल असेंबली का सिक्योरिटी प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रहता है, आंसर दो मुझे। 1 year. 1 year. ठीक है, वेरी गुड, 1 year. ठीक है। अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबर होगा ना वो हर महीने रहेगा, मतलब हर महीने रहेगा, और अल्फाबेट चलेगा। जैसे कि मान लो हाँ कोई भी कंट्री है ए नेम से, तो उस कंट्री का प्रेसिडेंट रहेगा इस महीने। फिर सेकेंड मंथ बी कंट्री नेम का प्रेसिडेंट रहेगा। तो हर महीने प्रेसिडेंट न्यू प्रेसिडेंट होगा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो चलेगा। इतनी बात समझ आ गई। डिस्कशन होता ना इंडिया का भी एक बार एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिसके अंदर थे BN राव। उन्होंने 1950 में सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया है। अब देखो आंसर तुम्हें मिल गया, यही जो मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि इंडिया कभी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर रहा नहीं, तो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं रहा, तो इसका मतलब कि वो नॉन परमानेंट मेंबर था इंडिया तब उसका, और नॉन परमानेंट मेंबर था तो BN राव ने सर्व किया था 1950 में, और ये क्वेश्चन आया हुआ। समझ गए, आंसर मिल गया भाई, वही है। मतलब नॉन, मेरे को आ नहीं रहा था, मेरे को कंफर्म हो गया कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स का भी, तो कंट्रीज का भी प्रेसिडेंट है, ठीक है। Yes, sir. है ना, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि BN राव ने सर्व किया यूनाइटेड नेशन में एज अ प्रेसिडेंट 1950 में, ठीक है। अब मैं जो डिसीजन है ना, इसमें एक होता है सब्सटैंटिव डिसीजन हो गया, एक प्रोसीजर मैटर हो गया। कोई भी प्रोसीजर मैटर है तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपको नो वोट चाहिए, ठीक है, 15 कंट्री में से, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर मैटर है, आपके पास 15 वोट आ जाते हैं तो आप उस मैटर को आगे प्रोसीड कर सकते हो। मतलब एक रेजोल्यूशन लाया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में कि आपको कोई बात भी करनी है, कुछ आपको कोई टॉपिक उठाना है। जैसे हमारे सेशन होते हैं ना, जैसे कि इस टॉपिक पे अगर आपको डिबेट करना है, आपको पहले से देना पड़ता है, वो चीज पास होती है। तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी काउंसिल में भी कुछ ना डिबेटेबल टॉपिक्स हो जाते हैं कि आपको उसकी परमिशन लेनी है या कुछ उसको आपको उसके ऊपर डिस्कशन करना है, तो आपको वोटिंग चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे प्रोसीजर मैटर है उसमें तो नो वोट के अंदर जो परमानेंट वाली, जो नॉन परमानेंट है या परमानेंट है, उसमें से आपको सिर्फ टोटल नो वोट चाहिए। लेकिन परमानेंट मेंबर्स के पास एक वीटो पावर है। वीटो पावर याद रखना, वीटो पावर ऐसी पावर होती है कि एक कंट्री, जो 5 कंट्री है
उसमें से किसी एक ने बोला हाँ तो सबकी हाँ माननी जाएगी, एक कंट्री ने भी बोल दिया ना तो सबकी ना मानी जाएगी, ठीक है। तो प्रोसीजर मैटर में तो अगर आपको परमानेंट कंट्री दे या ना दे चलेगा, लेकिन सब्सटैंटिव है, ठीक है, अगर सब्सटैंटिव मैटर है तो उसमें 5 कंट्री में से सबकी कंसेंट होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो मैटर आप लेके ही नहीं आ सकते, वो रहेगा नहीं। तो इंडिया और जो ये होता है ना कि सिक्योरिटी काउंसिल का यही है, सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन में जो ये कोरोना वाला है, जो पैंडेमिक वाला मैटर जब आता है ना, तो चाइना क्या करता है, अपनी वीटो पावर यूज कर देता है और इस मैटर को आने ही नहीं देता। तो चाइना परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर यूज करता है, डिस्कशन होता नहीं है, ठीक है। तो वीटो पावर के ऊपर ना काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि वीटो पावर ना अनडेमोक्रेटिक है, ये गलत है, लेकिन वीटो पावर का मिसयूज बहुत है। देखो अब चाइना क्या करता है, जैसे ही ट्राई करती है कंट्रीज कि इसको डिस्कशन में लाया जाए, इसके ऊपर एक्शन हो, वो वीटो पावर डाल देता है। मैं अब क्या बात कर रहा था कि इंडिया ट्राई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है सारी रिक्वायरमेंट, पीस लविंग कंट्री बन रहा है, यूनाइटेड नेशन में पैसा देता है, बाकी कंट्री उसकी हेल्प कर रही है। एक चीज बताओ, हम लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इतनी वैक्सीन भेज दी, बेवकूफ है, इंडिया में चाहिए था। तो एज अ प्रेसिडेंट, सिर्फ मैं किसी उसकी नहीं बता रहा, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट, किसी ऐसे प्रेसिडेंट, एज ए प्राइम मिनिस्टर, कुछ कंट्रीज को डेवलप करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर फॉलो करने पड़ते हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था कि इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में, एक बारी BN राव रह चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि सब्सटैंटिव मैटर क्या है, सब्सटैंटिव मैटर वाला जो क्वेश्चन आया मेरे पास, तो सब्सटैंटिव मैटर एक कोरोना है, एक सब्सटैंटिव है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि चाइना क्यों अपने ऊपर इंक्वायरी बिठाएगा, क्या करता है, जैसे ही आता है वो डाल देता है वीटो पावर। तो वीटो पावर मतलब एक भी परमानेंट कंट्री ने बोला ना तो मतलब ना, ठीक है। अब इंडिया जब फुलफिल कर लेता है अपनी सारी रिक्वायरमेंट, रेजोल्यूशन आता है सिक्योरिटी काउंसिल में और वो बोलते हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, तो चाइना चाइना क्या करता है, वीटो डाल देता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और है कि कुछ कंट्रीज ऐसी है कि जो बोलती है कि नहीं नहीं परमानेंट, सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर होने चाहिए, ऐसे और भी अलग अलग कंट्रीज ने, जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी बोलती है कि नहीं परमानेंट मेंबर 5 रहने चाहिए, लेकिन वो परमानेंट मतलब 5 ही रहने चाहिए, कोई लिमिट नहीं बढ़नी चाहिए। कुछ कंट्रीज इस फेवर में रहती है कि नहीं नहीं कि हम परमानेंट मेंबर्स बढ़ाने चाहिए। तो अब ये वाली चीज डिस्कस होती है, लेकिन जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये चीज बात आती है तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास वीटो पावर की वजह से इंडिया उसका मेंबर नहीं बन पा रहा, चाइना के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो पा रहा, और चाइना के ऊपर डिस्कशन कराने के लिए ऑल्टरनेटिव कुछ है नहीं बहुत बड़ा, या तो सारी कंट्रीज एक साथ आए, जितनी भी कंट्रीज है 192 200, अब उसका भी एक प्रोसीजर है, बहुत लंबा है, मैं उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। ये वाला चीज आपको क्लियर है। देखो, the unconditional veto possessed by the 5 organ has been so undemocratic character, ठीक है। अब ये वीटो जो पावर है ना सिक्योरिटी काउंसिल की, जो मैं बात कर रहा था, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, हाँ ठीक है, अब मैं ये वाला क्वेश्चन आ गया, इंडिया फॉलोज ऑल कंडीशन, और अभी तक इंडिया के पार्ट नहीं है, वो वीटो पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट नहीं बनता, ठीक है, इतना समझ आ गया। इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन का। इस ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, पॉलिसी बनाती है, रिव्यू करती है, और उसमें मैं बता रहा था कि इकोसोक एक प्रिंसिपल बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है, पॉलिसी रिव्यू करती है, और एक इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर भी इसका वो रहता है, इम्प्लीमेंटेशन लेती है, डेवलपमेंट देखती है किसी कंट्री का, कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड सारी चीजें जो इकोसोक में आती है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो इसका बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कोई मान लो कोई पॉलिसी है जो वर्ल्ड के लिए अच्छी है, उसके ऊपर ये रिव्यू कर सकता है कि इस पॉलिसी के ऊपर वर्ल्ड काम करे ताकि वो अपने कंट्रीज में डेवलप। अच्छा मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका मेन क्या है कि पर्टिकुलर जो कंट्री जो उसका मेंबर है ना, वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू अपनी कंट्री के ऊपर बेस्ट बनाए, कि कोई टेक्नोलॉजी आ रही है पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो, डेवलपमेंट आए। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूनाइटेड नेशन, ऐसी बहुत सारी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तुम्हें सेम सिमिलर चीजें दिखी। तो इकोसोक के अंदर 54 मेंबर हैं, ठीक है। और जो ये इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली में। फिर आ गई बात कि जनरल असेंबली क्यों, क्या होता है जनरल असेंबली, तो
जनरल असेंबली में इकोसोक के मेंबर जो 54 है वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। 3 ईयर इनका टर्म होता है जो बार बार हो सकता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इकोसोक, ठीक है, ड्यूरेशन इसका क्या होगा, 3 ईयर होगा जो ओवरलैपिंग के साथ हो सकता है, मतलब बार बार हो सकता है। प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, मुझे बताओ। 1 साल रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन क्या रहता है और कैसे रहता है ये बताओ। सर 1-1 महीने के टर्म पे और अल्फाबेटिकली रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इकोसॉक क्या करेगा, इकोसॉक ना एक बार साल में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एक मीटिंग रखेगा। तो मैं कह रहा था ना कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें वो इकोसॉक देखता है और एक मीटिंग रखता है वर्ल्ड बैंक के साथ और आईएमएफ के साथ। तो इकोसॉक के साथ साथ आप अपनी जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें वर्ल्ड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आता है हर साल आता है, ये इस बारी में आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है या हाँ, ठीक है। ये चीज होती है, कुछ ज्यादा इसमें वो है नहीं, ठीक है। अब ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक वो काउंसिल था कि जिन कंट्री के अंदर उनकी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, जैसे इंडिया। अब ट्रस्टीशिप, जैसे इंडिया के पास कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ना उन कंट्रीज को हेल्प करता था कि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चला पाए, खुद स्टैंड लेना सीखे। तो वो काउंसिल बनाया गया था। तो अब धीरे धीरे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होने लगी, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो मेन काम था वो खत्म हो गया, इसलिए 1944 में इसको सस्पेंड कर दिया, मतलब इसको हटा दिया, ये यूज में नहीं है। हाँ, कोई बोल रहा है कुछ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लगा लो अपनी बुक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा पेपर में और मजा आ जाएगा, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। बात कर रहा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हमारा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, वो चार्टर्ड के साथ ही 1945 में स्टैब्लिश हो गया था। और इसने वर्क में आना कब स्टार्ट किया, 1946 में। स्टैब्लिश हुआ 1945 में और ये वर्क में आना स्टार्ट हुआ 1946 में, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले एक कोर्ट था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, PCIJ बोल सकते हो, जो लीग ऑफ नेशन के साथ ही आ गया था। लीग ऑफ नेशन के साथ एक और चीज आई थी जो मैंने सबसे पहले बताई थी, तो वो उसका नाम बता दो तुम मुझे। हेलो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वाह जी वाह, सही है, याद है सबको, समझ आ रहा है। यस यस सर। बढ़िया जी बढ़िया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इम्पोर्टेंट है। अब आता हूँ मैं, इसका हेडक्वार्टर का है। अब सिर्फ हम लोग क्या गलती कर रहे थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ का हेडक्वार्टर देख लेते थे, बात खत्म, कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले एक था, वो 1920 में आया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फोर्थ में कब आया, मतलब कि वो वर्क कब से करना स्टार्ट किया, 1946 से, एक साल बाद, ठीक है। टोटल जजेस कितने हैं, 15, ठीक है। अब ये वाली चीज हम देखना भूल जाते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ से सेलेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन शायद तुम बुक में नहीं मिलता हो, DLLB वाली एंट्रेंस वाली बुक में नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो पैटर्न जो है वो थोड़ा सा पिछला दे रहे हैं, इजी दे रहे हैं, बुक्स में भी ऐसा छपा हुआ है। तो इस चीज को ध्यान से देखो, थोड़ा सा नया, किसी को अगर पहले से पता था तो अच्छी बात है। तो 3 फ्रॉम अफ्रीका, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन और 3 फ्रॉम एशिया। तो एशिया की बात है, इंडिया एशिया का पार्ट है, ठीक है। 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूनियन एंड अदर स्टेट, 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। अब बात ये आती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, क्या वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब यूएन का पूरा रिप्रेजेंटेटिव है, या इंडिपेंडेंट बॉडी। देखो, उसका पार्ट है लेकिन किसी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन यूएन का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा कभी दूसरा बात ये है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आप उसको कह सकते हो। हाँ, डायरेक्टली किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है किसी गवर्नमेंट का उसके ऊपर, क्योंकि अगर जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस आ गया तो वो बाइस्ड हो सकता है कि वो जजमेंट दे, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या कुछ केसेस के बारे में बताऊं मैं तुम्हें। हाँ ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आ गया
कोई भी जजमेंट आए तो बाइंडिंग होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है कि उसकी कोई अपील नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ने अगर कुछ चीज बोल दी तो बोल दी, इट्स फाइनल, नो अपील, और वो बाइंडिंग है, ठीक है। एक कुलभूषण यादव करके केस था, किसी को पता है? Yes, sir. कुलभूषण यादव केस में क्या हुआ कि जो हमारा एक था, हमारी एक मिलिट्री का एक सोल्जर था जो जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया था, और उसको डेथ सेंटेंस दिया गया। और हमारी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, जब सुषमा स्वराज जी ने बोला, इंडिया ने बोला कि हमारा कोई स्पाई नहीं है, ये कुछ ऐसे नहीं है, तो पाकिस्तान का जो कोर्ट था, मिलिट्री कोर्ट था, उसने उसको डेथ सेंटेंस दिया। ये अपील गई हमारी इंटरनेशनल। अब देखो, डिस्प्यूट दो कंट्री का है, हम अपने जुरिडिक्शन में लाके थोड़ी ना करेंगे कि या सुप्रीम कोर्ट में आके हम इसका जजमेंट ट्रायल करके, नहीं, इसका जजमेंट कॉमन सी बात है इंटरनेशनल लेवल पे होगा। तो ये सीधे गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई तो पाकिस्तान को बोला गया कि डेथ पनिशमेंट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हटा दिया, लेकिन फिर भी उसका वायलेशन करते हुए एक जेनेवा कन्वेंशन थी, उन लोगों ने उसका वायलेशन कर दिया। तो मैंने ऊपर बात करी थी ना कि कुछ चीजें बाइंडिंग होके भी कुछ कंट्री उसका वायलेशन कर देती है। तो केस पे मत जाओ। हेलो, बात यह है कि जो ये यूनाइटेड नेशन के अंदर मतलब सिक्योरिटी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका टर्म क्या रहता है जजेस का? क्या टर्म रहता है? 9 years रहता है इसका टर्म। हाँ जी, नहीं, मैं बोल रही थी कि 9 years रहता है और उसके मेंबर्स का 3 years रहता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। तो मैं बता रहा हूँ यार, एक मैं बताऊँ, यूनाइटेड नेशंस के अंदर यही है। लोग गलतियां सिर्फ इसलिए हो जाती है कि ना थोड़ा सा सिर्फ एक्स्ट्रा पूछे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुमने ये चीज देखी नहीं देखी? देखो, आईसीजे का जो वोटिंग होता है ना, पहले होता है जनरल असेंबली में, मतलब जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में लगा लो, या तो साथ साथ होगा या आगे पीछे हो जाएगा कि कौन जो 15 जजेस है कौन से बैठेंगे, कौन सा जज होगा, उसके लिए वोटिंग होगा सिक्योरिटी काउंसिल में भी और जनरल असेंबली में भी। और दोनों में एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब वही 2/3 वाली एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब तुम समझ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए जो भी होगा। तो तुम 2/3 मत वर्ड यूज करो, क्योंकि इसके लिए वर्ड ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। तो तुम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट मेजोरिटी तक इसको यूज करना, कि जो भी ऐड होगा उसका वोटिंग कहाँ होगा? एक तो जनरल असेंबली में होगा। नीलम, जो क्वेश्चन था कि जनरल असेंबली क्या करती है, तो ये एक और क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था कि जनरल असेंबली में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उसका भी वो होगा, वोटिंग होगा, ठीक है। Okay, sir. अब ठीक है, सेक्रेटरीट पे आता हूँ मैं कि ये क्या होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खत्म, इतना इतना बहुत है। अगर कुछ मुझे मिलेगा मैं भेजता रहूँगा। देखो, बहुत सारी चीजें है कि तुम अगर चेक करोगे यूट्यूब गूगल पे तो आईएएस लेवल की भी चीजें मिलेगी, उसमें तुम्हें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जो ड्यू एलएलबी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट मिलता गया, मैंने ऐड करता गया इसमें, इस सोर्स से देख के उस सोर्स से देख के। और भी अगर मिलेगा तो मैं भेजता रहूंगा, ये नहीं कि आज खत्म हो गया। यूनाइटेड नेशन का कुछ भी मिलेगा मैं अपडेट करता रहूंगा कि ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज अपडेटेड है, ठीक है। अब है, ये लास्ट है, इसके बाद थोड़ा पेपर्स है, ये क्वेश्चंस है, तो तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। अब है कि सेक्रेटरीट कौन है? देखो, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। देखो, मैं बात कर रहा था कि जैसे कि सिक्योरिटी जनरल जो सेक्रेटरीट होगा ना, इसको हेड कौन करेगा? सेक्रेटरी जनरल हेड करेगा। और सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होता है सेक्रेटरीट का, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है? सिक्योरिटी जनरल असेंबली अपॉइंट करेगी, ठीक है। नीलम, एक और आंसर आ गया कि जनरल असेंबली अपॉइंट करेगी किसके रिकमेंडेशन से? सिक्योरिटी काउंसिल के। तो अगर कोई वो बनाना है ना तुम लोगों को, कोई सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, तो उसका रिकमेंडेशन देगा सिक्योरिटी काउंसिल, और अपॉइंट कौन करेगा? जनरल असेंबली। तो मैं बात स्टार्टिंग में जब तुमने कहा था कि जैसे ही तुम लोग सिक्योरिटी जनरल और सब चीजों में कंपैरिजन करोगे, तो सिक्योरिटी जनरल के पास एक वीटो पावर के साथ साथ बहुत सारी पावर्स है, ठीक है। जैसे कि जजिस के लिए वो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी दे रहा है, सेक्रेटरीट के लिए भी वो एक वो दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी जनरल होगा वो 5 साल के लिए होगा,
सेक्रेटरी जनरल को तुम बार बार अपॉइंट कर सकते हो, मतलब अभी 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है, फिर दोबारा 5 साल के लिए, 5 साल ऐसे हो सकता है। सिक्योरिटी जनरल, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा क्लॉज है जो बच्चा है कि सिक्योरिटी जनरल जो होगा ना सेक्रेटरी का, वो ना किसी 5 मेंबर का पार्टनर, लेकिन कुलभूषण जाधव वाले केस को किसने रिप्रेजेंट किया, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरीश साल्वे ने रिप्रेजेंट किया था। हरीश साल्वे से तुम और भी चीजें निकाल सकते हो। कहाँ चले गया मैं, ये यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। काफी पढ़ रहे हैं, हमको कुछ तो सीख रहे हैं। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल है जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जनरल है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये करंट। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, एक बारी मैं 2 लाइन बोली, यस यस करते रहना, क्योंकि हम लास्ट पे ही है, 10 मिनट और लगेगी मुझे। ठीक है, ठीक है। सेक्रेटरीट पे हूँ मैं, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। इसको हेड कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल करता है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरी बात है, उसे अपॉइंट कौन करता है, उसे अपॉइंट करता है जनरल असेंबली। अब रिकमेंडेशन किसका आ जाता है, हमारा सिक्योरिटी काउंसिल का। तो सिक्योरिटी काउंसिल, मैं बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जज की बात आती है तब भी वो वोट दे रहा है, तब भी वो उसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए वहां से। दूसरी बात है कि वो रिकमेंडेशन भी कर रहा है। तीसरी बात कि वो विटो पावर भी दे रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल अल्टीमेटली इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, सिक्योरिटी जनरल का क्या ड्यूरेशन रहता है, 5 साल रहता है, और जो कि 5 साल आज बना, दोबारा 5 बना, बार बार अपॉइंट हो सकता है सिक्योरिटी जनरल। दूसरी बात ये है, अच्छा सुनाई दे रहा है, कॉल तो नहीं कटा? यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है। अब जो सिक्योरिटी जनरल है वो किसी 5 जो परमानेंट मेंबर है उनका पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई रिप्रेजेंट ना कर रहा हो उन कंट्री से, वो होना चाहिए। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिविगली थे, नॉर्वे से थे। ये पूछ लेते हैं फर्स्ट कौन से है, करंट कौन से है। और या कोई स्पेसिफिक कंट्री हो तो मैंने ये वाला अफ्रीकन सेक्रेटरी देखा था फर्स्ट, तो कॉफी एनन मुझे देखा, ये क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने इसको डाला। तो करंट एंटोनियो गुटेरेस है जो 9 सेक्रेटरी जनरल है। तो इनका जो 9th टर्म है ना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्रेटरी जनरल को क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल जो होता है ना यूएन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब जो स्पोक पर्सन होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। तो सेक्रेटरी जनरल को हम बोलते हैं डी फैक्टो स्पोक पर्सन भी बोलते हैं यूएन का। ठीक है, तो PU 99 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है इंटरनेशनल। अच्छा ठीक है, ऊपर सारा क्लियर हो गया? ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला 11, मतलब मैंने 11 नंबर इसका ये कि 2017 में क्वेश्चन नंबर 11 था ये। ठीक है, बहुत ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे ने क्वेश्चन गलत किया है तो मतलब उसको क्या ही पढ़ा है उसने, मतलब क्यों ही पढ़ा है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का,